जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। तो आज हम इस वीडियो में ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे और उनके सही उत्तर के बारे में जानेंगे। तो जो भी विद्यार्थी जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल या अन्य ट्रेड आईटीआई कर रहे होते हैं या उसके थ्रू एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए ट्रांजिस्टर जो टॉपिक होता है उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम इस ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे, समझेंगे और लगभग 30 से 40 जो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा, ट्रांजिस्टर अवयव है। इसका मतलब हुआ कि ट्रांजिस्टर किस प्रकार का अवयव होता है, क्योंकि हमें पता है ट्रांजिस्टर कई प्रकार के अवयव होते हैं। सक्रिय अवयव भी हो सकते हैं, निष्क्रिय अवयव भी हो सकते हैं, चालक पदार्थ हो सकते हैं या उपयुक्त तीनों हो सकते हैं। तो इनमें से हमारा जो होता है ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा सक्रिय अवयव होता है, एक्टिव कंपोनेंट्स होता है। और निष्क्रिय अवयव में जो होता है हमारी एलसीआर मतलब कि हमारा प्रेरक और कैपेसिटर और रेजिस्टेंस वगैरह आते हैं। अब दूसरा हो जाएगा हमारा बीजेटी। बीजेटी का टर्मिनल नहीं है, तो बीजेटी का फुल फॉर्म जो होता है हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। और बीजेटी मतलब कि हमारे जो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं उसी को हम बीजेटी भी बोलते हैं ना। तो इसका सही आंसर जो जाएगा एनोड हो जाएगा, क्योंकि एमिटर, कलेक्टर और बेस जो होते हैं हमारे बीजेटी के टर्मिनल होते हैं। अब इसके बाद हमारे तीसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पीएनपी किस प्रकार का ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी से आपको क्या समझ में आता है? पीएनपी मतलब कि दो पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है। तो ये जो होते हैं इसमें पूछा गया कि एक ध्रुवीय है, यूनिपोलर है, द्विध्रुवीय है, बाइपोलर है और निष्क्रिय अवयव है। तो हमें पता है पीएनपी जो होता है द्विध्रुवीय मतलब कि होल्स और इलेक्ट्रॉन से जो होता है इसमें धारा का प्रवाह होता है, जबकि यूनिपोलर में जो होते हैं एक ही प्रकार के उनसे जो होता है उसमें धारा का प्रवाह होता है। तो हमारे पीएनपी और एनपीएन में जो होता है द्विध्रुवीय मतलब कि यूनिपोलर होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? चौथा क्वेश्चन, 2, 3, 4 और 1। हमने देखा कि ट्रांजिस्टर का जो हमारा डायग्राम होता है पीएनपी होता है, मतलब कि पीएन एक जंक्शन हो जाएगा और एनपी दूसरा जंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह हमें पता चला कि ट्रांजिस्टर में जो होते हैं हमारे दो जंक्शन होते हैं, डायोड में जबकि एक जंक्शन होता है। ट्रांजिस्टर बनाने की विधि कौन सी है? तो हमने पढ़े हुए हैं, आपने वीडियो में देखा होगा पिछली वाली वीडियो में, थ्योरी वाली में, कि ट्रांजिस्टर की जो होती है 3 विधियां होती हैं, जंक्शन विधि, पॉइंट कांटेक्ट विधि, सिलिकॉन प्लेन ट्रांजिस्टर विधि और उपयुक्त सभी। तो ट्रांजिस्टर बनाने की जो होती हैं ये तीनों विधियां जो होती हैं प्रचलित होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो जाएगा चौथा हो जाएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? तो ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन। और जैसे कि आपको पता होगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर और बेस को जो होता है हम फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं और कलेक्टर और बेस को जो जाएगा हम रिवर्स वाइज में कनेक्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड वाइज में हम जो होते हैं धनात्मक को धन से और ऋण को ऋण से। तो इसलिए हमारा जो पी हो जाएगा पॉजिटिव है, तो एमीटर को हम किससे करेंगे? धन से करेंगे, मतलब कि पॉजिटिव से करेंगे। जबकि यदि यही क्वेश्चन हमारे कलेक्टर के लिए पूछा जाता तो हम उसमें रिवर्स वाइज करते, मतलब कि हमारा उल्टा हो जाता। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को कैसे कनेक्ट करते हैं? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को हम कैसे करते हैं? पिछली बार के क्वेश्चन में हमने बात की है कि हम कलेक्टर और बेस को जो होते हैं हम रिवर्स वाइज में करते हैं। रिवर्स वाइज मतलब कि जो एनपीएन है यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हम किससे करेंगे? हम पॉजिटिव से करेंगे, मतलब कि धनात्मक से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा सही आंसर जो हो जाएगा धनात्मक 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। जबकि यही पीएनपी के लिए अगर पूछा जाता तो उसके लिए जो हो जाता उल्टा हो जाता इसी बात को, क्योंकि हम रिवर्स वाइज में कनेक्ट करते और पॉजिटिव को जो होते हैं हम निगेटिव से कलेक्ट करते। इसलिए अब दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में किस परत की चौड़ाई जो होती है कम रखी जाती है? तो आपको पता होगा कि हम ट्रांजिस्टर में जो होती है बेस की जो होती है परत की चौड़ाई को जो होती है कम रखते हैं। तो इसमें बेस जो है हमारी पी परत आती है, तो इसलिए हमारी जो हो जाएगी इसका सही आंसर जो जाएगा पी परत हो जाएगा। जबकि यही क्वेश्चन अगर हमारा बदल के आ जाता कि पीएनपी हो जाता तो उसमें हो जाएगा हमारा आंसर एन हो जाता। तो इस तरह से आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ट्रांजिस्टर में सबसे उच्च डोपिंग किसकी होती है? तो ट्रांजिस्टर में हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेस, कलेक्टर, एमीटर और उपयुक्त सभी। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमीटर। और ट्रांजिस्टर में जो होती है सबसे ज्यादा डोपिंग जो होती है हमारे एमीटर की जाती है, और उसके बाद जो होती है हमारे कलेक्टर की होती है, और सबसे कम जो होती है बेस की होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ट्रांजिस्टर में कौन सा टर्मिनल आकार में सबसे बड़ा होता है?
तो ट्रांजिस्टर के जो होते हैं हमारे 3 टर्मिनल हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर हो जाएगा। तो हमारा एमीटर में जो होती है सबसे ज़्यादा उच्च डोपिंग होती है, बेस जो होता है हमारा बहुत ही सकरा होता है, मतलब कि छोटा बनाया जाता है बेस का आकार, जबकि कलेक्टर का जो होता है आकार जो होता है सबसे बड़ा होता है ट्रांजिस्टर में। इसलिए हमारा इसके सही आंसर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। तो कलेक्टर में जो होते हैं इसलिए बड़ा बनाया जाता है क्योंकि इसी में जो होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो होता है डिफ्यूजन होता है। ट्रांजिस्टर के किस टर्मिनल की चौड़ाई जो होती है सबसे कम होती है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की है कि ट्रांजिस्टर का जो होता है टर्मिनल जो होता है बेस की चौड़ाई जो होती है सबसे कम रखी जाती है। इसका एक रीज़न भी है कि टर्मिनल की चौड़ाई कम क्यों रखी जाती है, क्योंकि एमीटर से जो मतलब कि आवेश वाहक जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है कलेक्टर में पहुंच सकें, इसलिए जो होती है इसकी चौड़ाई जो होती है कम रखी जाती है। ट्रांजिस्टर में हमेशा फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं, तो किसको हमेशा फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते थे? एमीटर बेस, कलेक्टर बेस, एमीटर कलेक्टर और बेस बेस। तो हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के एमीटर और बेस को हमेशा हम क्या करते हैं फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं, और कलेक्टर और बेस को हम क्या करते हैं रिवर्स वाइज में कनेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ट्रांजिस्टर में किस उपकरण को प्रतिस्थापित किया है? मतलब कि ट्रांजिस्टर ने किस उपकरण का जो है स्थान लिया है। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि पहले 2G चलता था, फिर 3G आ गया, 4G आ गया, ऐसे ही पहले वैक्यूम ट्यूब चलता था। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह पर हम क्या करने लगे हैं ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इस तरह जो होता है ट्रांजिस्टर ने जो है वैक्यूम ट्यूब की जो है जगह ले ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ट्रांजिस्टर कितने ताप तक सही कार्य कर सकता है? मतलब कि हर एक उपकरण कंपोनेंट्स का जो होता है एक तापमान होता है, निश्चित टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर तक वो सही वर्क करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 35 डिग्री सेल्सियस तक ट्रांजिस्टर जो रहेगा सही तरह से वर्क करेगा, लेकिन इसके बाद जो जाएगा वो थोड़ा खराब हो सकता है। ट्रांजिस्टर के परिचालन के लिए कितना वोल्ट आवश्यक होता है? कोई भी कंपोनेंट्स होता है उसके लिए वोल्ट का करंट जो होता है बहुत ही मायने रखता है। तो ट्रांजिस्टर जो होता है 2 से 8 वोल्ट जो होता है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि इस पर वर्क करता है ट्रांजिस्टर, और इसी वोल्ट पर जो है इससे ज़्यादा वोल्ट पर वो खराब भी हो सकता है, इसलिए जो होता है ट्रांजिस्टर का 2 से 8 वोल्ट निश्चित किया गया है। एम्पलीफायर में कितने टर्मिनल की आवश्यकता होती है? तो ट्रांजिस्टर में जो होते हैं हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, जबकि एम्पलीफायर में जो होते हैं हमारे 4 टर्मिनल की आवश्यकता होती है। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी एक को जो होता है हम क्या कर देते हैं दोनों तरफ कर देते हैं, इनपुट में भी और आउटपुट में। तो इस तरह हमारा आंसर जो हो जाएगा 4 टर्मिनल हो जाएगा कि उसमें 4 टर्मिनल यूज होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम जो होते हैं कॉमन बेस का उपयोग करते हैं। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उनके उपयोग भी आपने अच्छे से याद रखा होगा। आपको इन तीनों के जो है उपयोग अच्छे से याद रखनी चाहिए कि किसका किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा कॉमन बेस। कॉमन बेस का वोल्टेज गेन का मान कितना होता है? तो हमारे ऑब्जेक्टिव जाएंगे 0.98, 1.92 और 1.96 और 49 हो जाएगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कॉमन बेस का जो होता है करंट गेन 0.98 होता है, और इसके बाद जो होता है हमारा वोल्टेज गेन 1.96 होता है, और पावर गेन जो होता है हमारा 1.92 होता है। इस तरह हमारा सही आंसर जो जाएगा तीसरा हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कॉमन एमीटर में पावर गेन का मान कितना होता है? तो कॉमन एमीटर का हमने देखा है करंट गेन जो होता है 49 होता है, वोल्टेज गेन जो 245 होता है, और पावर गेन जो होता है हमारा 12000 होता है। तो इसलिए आपको जो है सभी कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर के जो होते हैं इन मानों को जो होता है याद करने होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कभी भी एग्जाम में जो होते हैं पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एमीटर फॉलोअर में एमीटर वोल्टेज किसका अनुसरण करता है? तो एमीटर फॉलोअर में जो होता है एमीटर वोल्टेज जो होता है, एमीटर वोल्टेज एमीटर धारा का करता है, कलेक्टर वोल्टेज का करता है, विद्युत क्षेत्र का करता है, या बेस वोल्टेज का करता है। तो हम जानते हैं कि एमीटर फॉलोअर में जो होता है एमीटर वोल्टेज बेस वोल्टेज का जो होता है उसका अनुसरण करता है, मतलब कि बेस वोल्टेज को फॉलो करता है। एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर किसको कहते हैं?
एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, एमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर हम किसको कहते हैं? तो हमारा कॉमन एमिटर को बोलते हैं, कॉमन बेस को बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर को बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं हमारा जो कॉमन कलेक्टर है, तो कॉमन कलेक्टर को हम जो बोलते हैं एमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कभी कभी लोग जो होते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को इसका आंसर लगा आते हैं। कॉमन एमिटर में फेज अंतर कितना होता है, तो ये भी आपको याद करना होगा। आपको ये इसकी पूरी सारणी आती है, आपको पूरी सारणी याद करनी होगी। तो हम जानते हैं कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, जबकि कॉमन एमिटर में जो होता है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर जो जाएगा तीसरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा अल्फा और बीटा में किसका मान ज़्यादा होता है? तो हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा में हमने देखा है कि अल्फा का मान जो होता है हमारा कॉमन बेस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो अल्फा उस टाइम पे हमारा आता है, मतलब कि करंट गेन जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो उस टाइम पे अल्फा आता है। जबकि हम कॉमन एमीटर में करते हैं हमारा करंट गेन तो हमारा बीटा आता है। बीटा का मान 49 होता है, जबकि अल्फा का मान जो होता है 0.98 होता है, इसलिए बीटा इसका मान सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को खालिस्तानी भी कहते हैं। तो अभी हमने पहले बात किया था कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हम एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसका दूसरी चीज भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्राउंडेड कलेक्टर एम्पलीफायर। इसका सही आंसर जो जाएगा हमारा चौथा नंबर का हो जाएगा। मतलब कि हम कॉमन कलेक्टर को एमीटर फॉलोअर भी बोल सकते हैं या ग्राउंडेड कलेक्टर एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल जो होता है बॉडी से कनेक्ट होता है? तो हमने देखा होगा कि कलेक्टर को जो होता है, बहुत से ट्रांजिस्टर जो होते हैं उसमें जो होता है कलेक्टर जो होता है बॉडी से कनेक्ट होता है। वहां पे सिर्फ जो होते हैं 2 टर्मिनल ही होते हैं। कभी कभी बॉडी को जो होता है कलेक्टर के रूप में जो होता है यूज किया जा सकता है। इसके बाद हम 25 की बात करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक। पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो पीएनपी जो होता है हमारे इसमें ज़्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिव की मात्रा जो होती है कम होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और पॉजिटिव जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में। मतलब कि जो हमारे होल्स रहेंगे, होल्स मतलब कि पॉजिटिव होल्स को जो होते हैं कोटर भी हम बोल सकते हैं। तो इसलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो होते हैं कोटर की जो मात्रा होती है उनकी कैरियर्स मतलब मेजॉरिटी जो होगी वो हमारे कोटर होल्स की ज़्यादा होती है। एमीटर धारा जो होती है किसके बराबर होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो एमीटर धारा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एमीटर धारा जो जी हो जाएगी हमारी बेस धारा और कलेक्टर धारा की जो होती है इक्वल होती है। मतलब कि जब बेस धारा को हम मिलाएंगे और कलेक्टर धारा को हम दोनों को जब हम मिलाकर जोड़ेंगे तो हमारी जो हो जाएगी एमीटर धारा के बराबर होती है। जैसे कि हमने इसका फॉर्मूला भी देखा हुआ है कि आई बराबर में क्या होता है आई बी प्लस आई सी, मतलब कि बेस धारा और कलेक्टर धारा जो हो जाएगी हमारी जो हो जाएगी एमीटर धारा के बराबर होती है। तो कभी कभी आपको ये इसकी एमीटर धारा या बेस धारा देकर कलेक्टर धारा भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पीएनपी में धारा बहती है। तो पीएनपी में हम जानते हैं कि पीएनपी और एनपीएन दोनों को आपको समझा देते हैं कि पीएनपी में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसमें तीर का निशान जो होता है किस तरफ होता है। तो पीएनपी में जो होती है धारा जो होती है एमीटर से बेस की ओर बहती है। तो इसको हम तीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे कि एनपीएन में तीर जो है बाहर की तरफ है, मतलब कि बेस से एमीटर की तरफ है, जबकि पीएनपी में जो हो जाएगा एमीटर से बेस की तरफ होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि धारा का बहाव जो होता है किस तरफ होता है। तो एनपीएन में जो हो जाएगी एमीटर से बेस, जबकि पीएनपी में जो हो जाएगी बेस से एमीटर की ओर धारा का प्रवाह हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके विपरीत होते हैं। और क्वेश्चन क्रमांक 28 हो जाएगा, एमीटर फॉलोअर में एमीटर वोल्टेज किसका अनुसरण करता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कलेक्टर वोल्टेज का, बेस वोल्टेज का, एमीटर धारा का और विद्युत क्षेत्र का। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, इसके पहले भी हम इस क्वेश्चन को जो है बात कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा, बेस वोल्टेज का जो होता है अनुसरण करता है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 29 की बात करेंगे, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसके विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं। जैसे कि आइडियो आवृत्ति वाले अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, प्रतिबाधा सम्मेलन के लिए किया जाता है, फेज संसूचन के लिए किया जाता है, या उच्च आवृत्ति वाले अनुप्रयोगों के लिए
किया जाता है। जो हमारा कॉमन एमीटर होता है इसका करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन सभी अच्छा होता है, इसलिए आइडियो आवृत्ति वाले अनुप्रयोगों के लिए जो होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग हम करते हैं। इसके बाद जो होता है कॉमन बेस सीबी, ये भी आपको ध्यान रखना कि कहीं सीबी या सीसी लिखा आता है तो कॉमन सीसी मतलब कॉमन कलेक्टर हो जाएगा। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो फेज संसूचन के लिए, प्रतिबाधा सुमेलन के लिए, आइडियो आवृत्ति वाले अनुप्रयोगों के लिए या उच्च आवृत्ति वाले अनुप्रयोगों के लिए। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि कॉमन एमीटर का उपयोग तो हम किसके लिए करते हैं, आइडियो आवृत्ति वाले अनुप्रयोगों के लिए, तो सीबी का उपयोग जो हम करते हैं उच्च आवृत्ति वाले अनुप्रयोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो बीजेटी उपकरण होता है। तो बीजेटी किस प्रकार का उपकरण होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बीजेटी हमारा जो होता है एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, मतलब कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है हमारे बीजेटी ट्रांजिस्टर हैं। तो ये जो होते हैं हमारे धारा नियंत्रित बाइपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं। बाइपोलर मतलब कि दो प्रकार के जो होते हैं कोटर, मतलब कि होल्स और इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इन्हें बाइपोलर बोलते हैं। हीट सिंक लगाने से ट्रांजिस्टर में खालिस्तान घट जाता है, मतलब कि क्वेश्चन क्रमांक 32 हो जाएगा। जो हम हीट सिंक लगाते हैं अपने ट्रांजिस्टर में, आपने देखा होगा जो हम बॉडी से कनेक्ट करके लगाते हैं, एल्यूमिनियम टाइप के जो होते हैं, आपने देखा होगा। तो उसका प्रयोग जो होते हैं हम जब जंक्शन का तापमान जो होता है कम करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि हीट सिंक के इसलिए लगाते हैं जिससे उसका जंक्शन का तापमान जो है कम से कम हो और ट्रांजिस्टर जो है ज़्यादा हीट ना करे। ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में किस बाइस में कार्य करता है, तो आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर की जो होती हैं 3 प्रकार के मोड होते हैं, एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड वगैरह। तो इसमें पूछा गया है एक्टिव मोड में किस बाइस में काम करता है, तो एक्टिव मोड में जो होता है वो हमारा जो होता है प्रथम फॉरवर्ड वाइज में और द्वितीय जो हो जाएगा हमारा रिवर्स वाइज में कनेक्ट होता है। ठीक है, सबके अलग अलग वाइज होते हैं कि जब वो कट ऑफ में होता है तो किस वाइस में काम करता है, सैचुरेशन में होता है तो किस वाइस में काम करता है। और ट्रांजिस्टर को नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ट्रांजिस्टर को स्विच ऑफ करने के लिए उसका ऑपरेटिंग बिंदु में खालिस्तान होना चाहिए। स्विच ऑफ करने के लिए उसका ऑपरेटिंग बिंदु खालिस्तान में होना चाहिए। तो स्विच ऑफ मतलब कि हमारा बंद, स्विच ऑफ से मतलब है बंद, तो एक्टिव रीजन में होना चाहिए, कट ऑफ रीजन में हो जाना चाहिए, या सैचुरेशन रीजन में हो जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं हो जाना चाहिए। तो ट्रांजिस्टर को जो है स्विच ऑफ करने के लिए हमें जो होता है उसका कट ऑफ रीजन मतलब कि कट ऑफ मोड जो होता है ट्रांजिस्टर का प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कि जब वो स्विच ऑफ होता है तो कट ऑफ मोड में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर को किस मोड में उपयोग किया जाता है। तो एम्पलीफायर में जब हम ट्रांजिस्टर को उपयोग करते हैं तो किस मोड का हम प्रयोग करते हैं, एक्टिव मोड में, सैचुरेशन मोड में, कट ऑफ मोड में, या इन्वर्स मोड में। तो इसका बहुत ही सही आंसर है हमारा एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में हम इसको जो होते हैं वर्क करवाते हैं। और सैचुरेशन मोड का जो होता है हम स्विच की तरह प्रयोग करते हैं, शायद आपको आगे क्वेश्चन आपको देखने भी मिल सकता है। और कट ऑफ मोड जब जो हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है कट ऑफ मतलब ऑफ की स्थिति में आता है तब इसका उपयोग करते हैं। तो ट्रांजिस्टर में कितनी डिप्लीशन लेयर होती हैं, तो आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा पीएनपी या एनपीएन जो होता है, इसमें जैसे हमने देखा कि पहले 2 जंक्शन होते हैं और इसमें जो होते हैं 2 डिप्लीशन लेयर भी पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं 2 डिप्लीशन लेयर, वो भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे पी एन पी, इनके बीच में आपको 2 लेयर, पी के बाद जो एक लेयर दिख रही है और एन के बाद एक लेयर दिख रही है, पी एन पी में इस तरह की जो होती हैं ये 2 लेयर पाई जाती हैं। जबकि एन पी एन में भी एन के बाद और पी के बाद जो 2 लेयर दिख रही हैं इनको आप याद रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। वैसे ये समझ सकें तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। इस तरह आई थिंक आपको समझ में आएगा कि डिप्लीशन लेयर जो होती हैं 2 होती हैं और जंक्शन भी जो होते हैं 2 होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है डायोड को जो है मिला के बनाया गया होता है, तो इसका आपको पी मतलब एमीटर हो जाता है, एन मतलब कि बेस हो जाता है, पी मतलब कि कलेक्टर हो जाता है। इसी प्रकार एन पी एन में भी एन मतलब एमीटर, पी मतलब कि बेस और एन मतलब कि जो हो जाएगा हमारा कलेक्टर हो जाएगा। और इसके बाद की जो बीच की जो लेयर दिख रही हैं उनको हम जो होते हैं डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, बेस एमीटर जंक्शन में जो होता है खालिस्तान होगा, रिवर्स बाइस में होगा तो ये तो हो नहीं सकता है, बहुसंख्यक होल्स होंगे। भाई अभी तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें पीएनपी है कि एनपीएन, तो ये भी हम नहीं बोल सकते कि ये हो सकता है। रेजिस्टेंस कम होगा, हाँ ये हो सकता है कि बेस एमीटर जंक्शन जो होता है हमेशा फॉरवर्ड वाइज में हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो होता है रेजिस्टेंस कम होता है, जबकि रिवर्स वाइज में अगर हम कनेक्ट करते हैं मतलब कि बेस कलेक्टर को जो होते हैं हम रिवर्स वाइज में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो होता है बेस एमीटर जंक्शन में रेजिस्टेंस कम होगा और इसलिए जो होती है धारा की मात्रा जो हो जाती है अधिक बहती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अधिक बहते हैं।
तो इस तरह इसका सही आंसर जो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, इसका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस कम होगा, अतः इसका आंसर जो जाए तीसरे नंबर का इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वीडियो का सेशन जो होता है ट्रांजिस्टर वाला यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। और लास्ट में हम यही बोलना चाहेंगे कि जय हिंद दोस्तों।